Good morning, students. Today we will study chapter 5 towards freedom from your social studies book. Towards freedom means स्वतंत्रता की ओर, आज़ादी की ओर. ओके, सो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम लोग यह सीखेंगे कि भारत आज़ादी प्राप्ति की ओर किस तरह से बढ़ा और भारत को आज़ादी किस प्रकार प्राप्त हुआ, और भारत की आज़ादी के पहले जो अंग्रेज़ हमारे भारत देश में शासन करते थे, वे अंग्रेज़ हमारे भारतीयों को किस तरह से सताया करते थे और किस तरह से उनके बीच में भ्रष्टाचार किया करते थे। उन सभी घटनाओं के बारे में हम इस पार्ट में सीखेंगे। तो पार्ट को शुरू करने से पहले हम गेट सेट गो को देखते हैं। गेट सेट गो में चार कॉलम्स हैं और उन चार कॉलम में 4 कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं और उन कंट्रीज़ के हमें कैपिटल ढूंढना है और पोर्ट ढूंढना है और उन कंट्रीज़ के पास वाले वाटर बॉडीज़ ढूंढना है, उनके नाम लिखना है। सो स्टूडेंट्स, तो पहला कंट्री है पोर्तुगाल। सो पोर्तुगाल का कैपिटल है लिस्बोन। ओके स्टूडेंट्स, तो इनके नाम लिख लीजिए अपने किताब में, क्योंकि मैं जो पिक लिया हूँ उसमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आप लोग सुन करके उसको लिख लीजिएगा। तो पोर्तुगाल का कैपिटल है लिस्बोन, LISBON, लिस्बोन। ओके, और पोर्तुगाल का पोर्ट है पोर्टो, बंदरगाह है पोर्टो, PORTO, पोर्टो। ओके, और पोर्तुगाल कंट्री के पास में जो वाटर बॉडीज़ हैं वो है मेडिटेरेनियन सी। ओके, तो इनका नाम कॉलम में लिख लीजिए उसके नीचे। और नेक्स्ट है दी नीदरलैंड्स। सो नीदरलैंड के कैपिटल है आम्स्टरडम, AMSTERDAM, आम्स्टरडम। ओके, तो ये उसका कैपिटल है। फिर उसका पोर्ट है रोटरडैम, ROTTERDAM, रोटरडैम। और इसके पास में जो वाटर बॉडीज़ होते हैं वो नॉर्थ सी। ओके, फिर अगला कंट्री है फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ओके, पेरिस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ओके, और इसके पोर्ट है ली हावरे, LEHAVRE, ली हावरे, ये फ्रांस की पोर्ट है। और वहाँ की जो वाटर बॉडी है बे ऑफ बिस्के। ओके, तो इनके नाम लिख लीजिए। फिर अगला कंट्री है अगला कंट्री है इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। ओके, और इंग्लैंड की पोर्ट है फेलिक्सटोव, FELIXSTOWE, फेलिक्सटोव। ओके, फिर इंग्लैंड के नियर बाय वाटर बॉडीज़ हैं थॉमस रिवर। ओके स्टूडेंट्स, शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे लिख लिए होंगे। तो अब हम पार्ट को शुरू करते हैं, है ना। तो इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन फेमस फॉर स्पाइसेस, टेक्सटाइल, ज्वेलरी एंड फ्यूल्स। तो भारत शुरू से ही विद्यार्थियों मसाले, कपड़े और ज्वेलरी और मोती, इन सभी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था।
इसलिए भारत को सोने का चिड़िया भी कहा जाता था। ओके, फिर सबसे पहले हमारे भारत देश में अरब के लोग व्यापार करने के लिए भारत आए थे। ओके, द अरब्स वेर अमंग द फर्स्ट टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। और अरब के लोग हमारे देश में व्यापार के लिए आए। द पोर्तुगीज़, द डच, द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश फॉलोड। और अरबियंस के बाद पोर्तुगल के लोग, जिनको पोर्तुगीज़ कहते हैं, और डच ओके, ये हॉलैंड है। ओके, हॉलैंड के लोग हैं, डच भाषा बोलते हैं। ओके, ये लोग आए। फिर फ्रांस के लोग आए, ठीक है। फिर ब्रिटिश इंग्लैंड के लोग आए। तो ये लोग अरब लोगों के बाद में हमारे भारत देश में व्यापार करने के उद्देश्य से आए। द ब्रिटिश एमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल अमंग देम। और इन सभी कंट्रियों में ब्रिटिश, इंग्लैंड के लोग, अंग्रेज लोग सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली साबित हुए। ओके, सबसे शक्तिशाली के रूप में मतलब सामने उभरने लगे। दे ट्रेडेड थ्रू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश लोग ईस्ट इंडिया कंपनी ये एक नाम है, कंपनी का नाम है जो अंग्रेज़ों का है ना, जो उसके थ्रू हमारे भारत देश में वे व्यापार करते थे। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत देश में 1600 ईस्वी में आया। द कंपनी bought goods cheaply from India and sold them abroad at high price। तो स्टूडेंट्स, ये अंग्रेज़ लोग हमारे भारतीयों को बहुत ही मतलब गंदे तरीके से सताते थे, एक्सप्लॉइट करते थे और हमारे भारतीयों को करप्ट करते थे। ओके, तो ये अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, हमारे भारतीयों से सामान बहुत ही सस्ते दाम में खरीदते थे। ओके, और उनको वापस अपने देश में ले जाया करते थे और अपने देश में वे बहुत ही महंगे दाम में, ऊंचे दाम में बेचते थे। ओके, दिस रिजल्ट इन ह्यूज प्रॉफिट फॉर द कंपनी। और ऐसा करने से उनकी कंपनी को बहुत ज़्यादा मुनाफा और फ़ायदा मिलने लगा। लिटल बाय लिटल द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द होल ऑफ इंडिया। और धीरे धीरे करके ये ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत देश में कब्जा करने लगा। ओके, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लैक ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस, द ब्रिटिश कॉन्कर लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया एंड इस्टेब्लिश देयर रूल। और हमारे भारत देश में हमारे भारतीयों के बीच में एकता नहीं थी। ओके, एकता नहीं थी उस समय। जो भी बड़े बड़े जो नेता थे, है ना, उनके बीच में एकता नहीं थी और वो सभी का फ़ायदा उठा करके ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के कई मतलब क्षेत्र में, कई जगहों में अपना विजय प्राप्त कर लिए, हड़प लिए, कब्जा कर लिए और अलग अलग जगह में उन लोग अपना शासन जमाने लगे। तो ये रहा स्टूडेंट्स अंग्रेज़ों का बर्ताव हमारे भारतीयों के साथ। ओके, अब उसके बाद में क्या होता है देखते हैं। डिसकंटेंट अमंग इंडियंस, है ना। तो ये सारी चीज़ होने के साथ साथ होने के बाद में हमारे भारतीय जो थे उनके कामकाज से, उनके व्यापार से संतुष्ट नहीं थे। ओके, डिसकंटेंट अमंग इंडियंस का मतलब होता है भारतीयों के बीच में असंतुष्टि। ओके, डिसकंटेंट मतलब असंतुष्टि, ठीक। वंस द ब्रिटिश वेर फर्मली एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, दे एक्सप्लॉयट द फार्मर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन एंड द रूलर्स ऑफ लोकल किंगडम। और एक बार ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हो जाने के बाद वो हमारे भारतीय लोगों को, जैसे किसान भाई लोग हैं, व्यापार लोग हैं, शिल्पकार लोग हैं और जो छोटे जगह में राजा महाराजा लोग जो थे शासन करते थे, उन सभी के ऊपर बहुत ही भ्रष्टाचार करते थे। ओके, द फार्मर्स वेर मेड टू पे वेरी हाई टैक्सेस। और भारतीय किसानों के ऊपर बहुत भारी कर लगाया जाता था।
ओके, टैक्स मतलब कर होता है, कर लगाया जाता था, किसानों से कर वसूला जाता था अधिक में। इवन ड्यूरिंग फ्लड एंड ड्राउट्स द फार्मर्स हैड टू पे देयर शेयर ऑफ टैक्स। और यहाँ तक कि जब बाढ़ और सूखा होता था उस समय भी ये अंग्रेज़ लोग हमारे भारतीय किसानों से टैक्स लिया करते थे, जो कि ये एकदम सा बुरा हालत था हमारे किसानों का। ओके, दे वेर फोर्स टू ग्रो इंडिगो। और साथ साथ में हमारे भारतीय किसानों को जबरन किया जाता था, ओके, एक फसल उगाने के लिए, जो कि है इंडिगो। इंडिगो एक पौधा होता है स्टूडेंट्स, जिससे कलर बनाया जाता है, और हमारे भारतीयों के बीच में इंडिगो का कोई फ़ायदा नहीं होता था। ओके, और इस खेती का बढ़ावा दिया जाता था। अंग्रेज लोग इस खेती का बढ़ावा देते थे हमारे भारतीयों के बीच में। ओके, एंड कॉटन और इंडिगो और कॉटन का खेती को अंग्रेज लोग भारतीयों के ऊपर मतलब बढ़ावा दिया जाता था, उनको जबरन किया जाता था करने के लिए। ओके, देन दिस वेर bought at very low rates and sold at very high rates in England and other countries. So students, ये इंडिगो और कॉटन, कपास की खेती, कपास भारतीय किसानों से बहुत ही कम सस्ते दाम में खरीदते थे, है ना, और उसको अपने कंट्री में ले जाया करते थे, और अपने कंट्री के साथ साथ वे दूसरे कंट्री में भी ऊंचे दामों में, महंगे दाम में बेचते थे। Thus farmers in India became poorer, many died due to starvation। और बहुत ही सस्ते दाम में खरीदने की वजह से हमारे भारतीय किसान भाई लोग गरीब से गरीब होते गए, और कई लोग तो गरीबी में मतलब भूखे मरने लगे। ओके, स्टारवेशन मतलब भूख से तड़प कर मरना। ओके, प्लीज़ cheaper mill made cloth was imported into India from England। तो अंग्रेज़ लोग क्या करें, अंग्रेज़ लोग इंग्लैंड से बहुत ही सस्ता कारखाने, मिल में बनाए रेडीमेड कपड़ा को हमारे भारत देश में लाते थे, और उस कपड़े को यहाँ पे ऊंचे दाम में बेचते थे हमारे भारतीयों के बीच में। ओके, तो इस तरह से अंग्रेज़ लोग हमारे भारतीयों को मतलब तरह तरह से सताया करते थे। ओके, फिर एज ए रिजल्ट द हैंडलूम इंडस्ट्री ऑफ इंडिया सफर्ड। और इन सारी वजह से, इन सभी की वजह से हमारे भारत के जो हैंडलूम इंडस्ट्री थे, जो हाथ से तैयार किए जाने वाले जो फैक्ट्री होते थे, हाथ से सामान तैयार किए जाने वाले जो फैक्ट्रियां होती थी, वो सभी फैक्ट्रियां धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। ओके, लैक्स ऑफ वेवर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड। और उन फैक्ट्रियों में जितने भी मतलब कारीगर होते थे, है ना, मजदूर होते थे, ठीक, वे बेरोज़गार होने लगे, ठीक ना। दे सफ़र्ड द सेम फेट एज द फार्मर्स। और ये फैक्ट्रियों के कारीगर्स और लेबर वर्कर्स लोग भी किसानों की तरह ही मतलब झेलने लगे, मुसीबत झेलने लगे। ओके, तड़पने लगे, ठीक है। देन द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ द इंडियंस टू ओपन मिल्स एंड फैक्ट्रीज। और ये अंग्रेज़ लोग हमारे भारतीयों को हमारे ही देश में किसी भी तरह का कारखाना या फैक्ट्री खोलने नहीं देते थे। ओके, इंडियन ट्रेडर्स वेर नॉट अलाउड टू ट्रेड इन आइटम्स ऑफ देयर चॉइस। और हमारे भारतीय व्यापार लोग खुद अपने ही देश में अपने ही चॉइस से किसी भी वस्तु का व्यापार नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ लोग हमारे भारतीयों को बहुत सताए, ओके, बहुत ही भ्रष्टाचार किए,
तो इंडियन रूलर्स एंड प्रिंसेस वेयर ऑल्सो अनहैप्पी विद द ब्रिटिश। और हमारे भारत देश के जो जितने भी राजा महाराजा लोग थे जो देश में शासन करते थे, वे केवल कठपुतली ही बन करके रह गए स्टूडेंट्स, है ना। अंग्रेज लोगों का पूरा चलता था। और ये हमारे जो छोटे छोटे राजा महाराजा लोग थे वे भी अंग्रेज़ों के व्यवहार से नाखुश थे, ठीक है। ये लॉ वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश विच स्टेटेड दैट इफ़ अ रूलर डिड नॉट हैव अ मेल चाइल्ड देन अपॉन द डेथ ऑफ दैट रूलर हिज किंगडम वुड बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। और अंग्रेज़ों के द्वारा एक कानून बनाया गया स्टूडेंट्स, और वो कानून क्या था कि जो भी राजा महाराजा लोग देश के कोने कोने में जो शासन करते थे, और यदि उनके कोई लड़का बच्चा नहीं होता था, है ना, उनके जब कोई लड़का बच्चा नहीं होता था तो उनके राजा महाराजा के मरने के बाद, है ना, यदि कोई लड़का बच्चा नहीं है और उनके मरने के बाद उनकी जो राज्य होता था, जो किंगडम होता था, उसको ये अंग्रेज़ लोग हड़प लेते थे स्टूडेंट्स, ठीक है, बाय यूजिंग अनजस्ट एंड अनफेयर मीन्स। और वे न केवल हड़पते थे लेकिन बहुत ही गंदे तरीके से हड़पते थे। अनजस्ट मतलब एकदम अन्याय और एकदम गंदे तरीके से लोग हड़पते थे। ओके, द ब्रिटिश सॉट टू एक्सपैंड देयर होल्ड ओवर इंडिया। और अंग्रेज़ लोग इंडिया में मतलब हर कोने कोने चारों दिशा में मतलब ये अपना शासन को फैलाने लगे, अपने व्यापार को फैलाने लगे अंग्रेज लोग। भाइयों बच्चों, द डिससेटिस्फैक्शन एंड एंगर ऑफ मोस्ट इंडियन लेड देम टू रिवोल्ट। और ये जो अंग्रेज़ों के बर्ताव थी, इस बर्ताव की वजह से भारतीयों में असंतुष्टि उत्पन्न होने लगा, और इसी असंतुष्टि एक बहुत बड़ा गुस्सा धारण कर लिया, और ये गुस्सा एक बहुत ही बड़ा विद्रोह में बदल गया। तो इसी असंतुष्टि की वजह से बच्चों हमारे भारतीय लोग एक विद्रोह स्टार्ट किए, संग्राम, लड़ाई स्टार्ट किए। ओके, अब देखते हैं वो विद्रोह क्या थी। तो ये विद्रोह अंग्रेज़ों के विरोध में हमारे भारतीय लोग स्टार्ट किए। ओके, रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो रिवोल्ट मतलब विद्रोह, ओके, युद्ध, अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के विरोध में विद्रोह। एवर सिंस द कमिंग ऑफ ब्रिटिश, पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया हैड बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देयर अनफेयर पॉलिसीज। Ever since the coming of British, people in different part of India had been protesting against their unfair policies. तो जब से अंग्रेज लोग हमारे भारत देश में आए, तब से भारतीय लोग उनके अनुचित नीति के विरोध में प्रोटेस्ट करने लगे, है ना, प्रोटेस्ट करने लगे हमारे भारतीय लोग, ठीक है। However, there was no unity in their protest. लेकिन बच्चों भारतीयों के बीच यूनिटी, एकता नहीं होने के कारण ये प्रोटेस्ट मतलब सफल नहीं हो पा रहा था। ओके, इट वॉज ओनली इन 1857 दैट ए मेजर रिवोल्ट ब्रोक आउट। और ये 1857 स्टूडेंट्स 1857 में एक बहुत ही बड़ा युद्ध, लड़ाई, विद्रोह शुरू हुआ, और उसी युद्ध से स्टूडेंट्स ये हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर हमारा देश आगे बढ़ने लगा। और इसी युद्ध को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा जाता है स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है। फिर दिस वॉज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और 1857 की पहली लड़ाई को स्टूडेंट्स स्वतंत्रता की पहली लड़ाई
कहा जाता है। 1857 की विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा जाता है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, है ना, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कब लड़ी गई, तो आपको बताना है 1857। ओके, देन इट वॉज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और ये 1857 का जो युद्ध था, जो विद्रोह था अंग्रेज़ों के विरोध में, ये स्वतंत्रता की संघर्ष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह था। ओके, द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड बाय द इंडियन सोल्जर्स सर्विंग इन द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया। और ये रिवोल्ट उन्हीं लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया जो सैनिक, जो सेना, है ना, अंग्रेज़ों के सेना के साथ काम कर रही थी, हमारे सोल्जर्स, है ना, भारतीय सोल्जर्स जो अंग्रेज़ों के सेना में काम कर रही थी, उन्हीं सोल्जरों के द्वारा ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ओके, ये विद्रोह कैसे स्टार्ट हुआ था दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, अ न्यू राइफल कॉल्ड द इनफील्ड हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अंग्रेज़ों के द्वारा इस सेना में एक नया राइफल का शुरुआत हुआ था। ओके, और ह्यूमर स्प्रेड दैट द ग्रीस यूज्ड इन द बुलेट वाज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउस एंड पिग्स। और जो इस राइफल में एक बात ऐसा आग की तरह फैला बच्चों, वो है जैसे बुलेट का, सॉरी, राइफल का बुलेट जो होता है वो गाय और सूअर की चर्बी से ग्रीस किया जाता था। ओके, गाय और सूअर का चर्बी से ग्रीस किया जाता था, जो कि हमारे भारतीय सोल्जर्स नहीं चाहते थे, जो कि हमारे भारतीय सोल्जर्स के धर्म के एकदम पक्का विरोध था। ओके, ठीक है, तो सोल्जर्स हैड टू बाइट ऑफ द ग्रीस रैपर ऑफ द बुलेट बिफोर लोडिंग इन द राइफल। और ये बुलेट के पैकेट होता था स्टूडेंट्स, है ना, उसमें उसको राइफल में लगाने से पहले मुंह से उसको मतलब काटना, दांत से काटना होता था, जो कि भारतीय हिंदू समाज में मतलब एकदम ये विरुद्ध था, हिंदू समाज के अनुसार बहुत ही विरुद्ध था। ओके, दिस वाज अगेंस्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स। और ये दोनों ही हिंदू मुस्लिम सोल्जर्स के भावनाओं, धार्मिक भावनाओं के एकदम विरुद्ध था। ओके, दे रिफ्यूज टू यूज़ दिस राइफल एंड रिवोल्टेड। तो स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को जो सोल्जर्स अंग्रेज़ों के सेना में काम करती थी, वही सेना उनके राइफल और को यूज करने से जब इनकार किए, तब वे लोग उनके विरोध में अपना आवाज़ उठाने लगे। ओके, द रिवोल्ट स्टार्टेड एट मेरठ एंड सून स्प्रेड ए लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थर्न एंड द सेंट्रल इंडिया। और ये रिवोल्ट, ये विद्रोह मेरठ में सबसे पहले स्टार्ट हुआ और ये नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के कई भागों में फैल गया। फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन एंड अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन जॉइंड द रिवोल्ट। और इस रिवोल्ट में, इस विद्रोह में सभी तरह के लोग आए और शामिल हुए, है ना, किसान भाई लोग और हस्तशिल्प कलाकार लोग, है ना, और सोसाइटी के विभिन्न वर्ग के लोग इस विद्रोह में आए और शामिल हुए। द सोल्जर्स डिक्लेयर्ड द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर देयर लीडर। और हमारे भारतीय सोल्जर्स लोग मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को अपना लीडर चुने। द रिवोल्ट वॉज लेड बाय नाना साहिब एंड तानिया टोपे एट कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई एट झांसी एंड बेगम हजरत महल एट अवध। तो स्टूडेंट्स, ये रिवोल्ट अलग अलग जगह में अलग अलग
लीडर्स के अगुवाई में होने लगा। ओके, जैसे कि नाना साहिब तानिया टोपे एट कानपुर, ये दोनों कानपुर में इस विद्रोह को संभाल रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में संभाल रही थी और बेगम हजरत महल ये अवध में ये रिवोल्ट को संभाल रही थी। ओके, सो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होता है आफ्टर द रिवोल्ट, है ना। आफ्टर इस विद्रोह के बाद में क्या होता है देखते हैं। द ब्रिटिश सप्रेस्ड द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो अंग्रेज लोग हमारे भारतीयों के द्वारा स्टार्ट किए गए रिवोल्ट, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई को दबा दिए स्टूडेंट्स, है ना, सप्रेस्ड कर दिए, दबा दिए, ठीक है। मेनी फैक्टर्स वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, और इस रिवोल्ट में अंग्रेज लोग विजय प्राप्त कर लिए, और इस अंग्रेज़ों के विजय के पीछे हमारे भारतीयों के कई मतलब छोटे छोटे क्या थे, दोस्त थे, है ना, जिसके वजह से भारतीय इस विद्रोह में सफल नहीं हो पाए। तो पहला देखते हैं, इट डिड नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, ये विद्रोह भारत के सभी तरफ सभी भागों में नहीं फैला। इंडियन सोल्जर्स डिड नॉट हैव सफिशिएंट मनी एंड गुड वेपन्स, सो स्टूडेंट्स, हमारे भारतीय सेनाओं के बीच में पर्याप्त पैसे और अच्छे हथियार नहीं थे, है ना। द रिवोल्ट वॉज नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली, और भारतीयों के द्वारा ये विद्रोह अच्छे से आयोजन नहीं किया गया। ओके, इसको अच्छे से नहीं प्लान आउट किया गया था। ऑन द अदर हैंड, द ब्रिटिश सोल्जर्स वेर वेल इक्विप्ड विथ मॉडर्न वेपन्स एंड वेर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, और इसके विपरीत में अंग्रेज़ों की सेना जो थी वे वेल इक्विप्ड थे, हथियारों से उन लोग भरपूर थे, उनके पास हथियार भरपूर थे, है ना, ठीक है। और उनकी जो दल थी वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड किए हुए थी, ठीक है। आफ्टर द रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड, और ये रिवोल्ट रुकने के बाद मैनी इंडियन वेर आइदर किल्ड और पुट इनटू प्रिजन, और इस विद्रोह के ख़त्म होने के बाद कई भारतीयों को अंग्रेज़ों के द्वारा मार दिया गया, या कई लोगों को जेल में कैद कर रख दिया गया। द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड इन 1858, और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 ईस्वी में ख़त्म हुआ, 1858 में समाप्त हुआ। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन का जो अधिकार था, उसको इंग्लैंड की सरकार ने ले लिया। However, the Indian princes were followed to rule over their territories, लेकिन हमारे भारतीय राजकुमार राजा लोग हमारे टेरिटोरीज में केवल शासन करते थे, और उनको केवल टेरिटोरीज में ही शासन करने के लिए अनुमति दी गई थी। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द chapter till here. So next we will see in the next video. Till then you have to read and work hard. Okay, thank you.